हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होपफुली बढ़िया ही होंगे। अभी तक हम इसमें एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स में। पिछले चैप्टर में हमने त्रुटि विश्लेषण कर लिया, विमीय विश्लेषण कर लिया, और एक चैप्टर पहले था भौतिक जगत नाम से, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। मतलब हम अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारी यूपी बोर्ड की किताबें हैं 11th और 12th की, एनसीईआरटी ले लो या फिर कुमार मित्तल ले लो, उसके हिसाब से हमारी एक यूनिट अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरी यूनिट, जिसका नाम है शुद्ध गति, प्योर शुद्ध गति। इस यूनिट में भी हमारे 3 चैप्टर हैं, सरल रेखा में गति, प्रक्षेप्य गति और न्यूटन के गति के नियम। तो आज हम चौथा चैप्टर चालू कर रहे हैं, 4th चैप्टर, सरल रेखा में गति। अब सरल रेखा में गति मतलब मोशन इन लीनियर या स्ट्रेट लाइन। अब जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है गति, पहले तो ये बात समझ ली कि गति होती क्या है। एक तो सरल रेखा है और एक गति है। अब सरल रेखा तो सिंपली हमने हाई स्कूल की मैथ की किताबों में पढ़ा था कि सरल रेखा होती है एक सीधी सी लाइन है, इसको हम सरल रेखा कहते हैं। जिसका हमने वहाँ पे एक इक्वेशन भी पढ़ी थी, समीकरण पढ़ा था y = mx + c, या y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट x -x1। ये तब है जब हमें x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हो। अगर हमें सिर्फ n की वैल्यू प्रवणता स्लोप दे रखा हो या c दे रखा हो कि y x पर कटा अंतरखंड कितना, तब हम इस वाली इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ शब्द जो 2 आ रहे हैं सरल रेखा में गति, एक तो आ रहा सरल रेखा और दूसरा आ रहा है गति। सरल रेखा हमको पता है कि सरल रेखा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऐसी लाइन जो सीधी जा रही है, कहीं आप मुड़े बिल्कुल सीधे, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, हमारी कॉपियों की लाइन होती है जिसमें हम लाइनिंग वाली कॉपी होती है, उसमें बिल्कुल लाइनें सीधी सीधी होती है। ऐसी रेखाओं को हम सरल रेखा कहते हैं। और गति का क्या मतलब है कि कोई भी वस्तु हो, समय के साथ साथ वो अपनी स्थिति को चेंज करता है। कि अभी देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु है या कोई ये व्यक्ति है जो यहाँ पर था 1 बजे वो यहाँ था, जब हम 1:01 पे देखा तो वो यहाँ पहुँच गया, फिर और समय पे गए तो वो यहाँ पहुँच गया, और आगे समय पे देखा तो वो कहीं और पहुँच गया। मतलब समय के साथ साथ उसकी जो स्थिति है वो चेंज होती जाती है। यानी जो पोजीशन है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। ऐसी वस्तुओं को जो समय के साथ साथ किसी पॉइंट के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करे, उस वस्तु को कहते हैं कि वो वस्तु गति में है। तो यहाँ सबसे पहले हम सरल रेखा में जो गति है उसी की छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे। तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी कि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को सरल रेखीय गति या सरल रेखा में गति कहते हैं। क्या लिखेंगे, इसी की छोटी सी डेफिनेशन है, सिर्फ इसी से बन जाएगी। यदि कोई वस्तु, आप भी लिखते जाओगे साथ साथ, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अब देखो, लिखना तो पड़ेगा साथ ही साथ। अगर साथ ही साथ लिखेंगे तो हो सकता है कि लिखने से वीडियो थोड़ी सी लेंथी जाए, बट अगर लिखाना जाए तो फिर आप लोगों को लिखने में, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पहले बोर्ड पे एक बार लिख दिया, बोलूँ भी साथ के साथ और लिखता भी, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो क्या होगी सरल रेखा में गति कि यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। अब इसके बाद आती है 2 चीजें कि एक होती है विराम अवस्था
एक होती है विरामावस्था और एक होती है गति अवस्था। एक विरामावस्था, एक गति अवस्था। मतलब हम कैसे बताएंगे कि कोई भी वस्तु कब विराम में है। विराम मतलब रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन ये रेस्ट पोजीशन बोल लो या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट बोल लो या स्टेट ऑफ मोशन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी वस्तु अगर हमें बताना है कि वो विराम में कब होगी, तो हम क्या करेंगे, हम उसका समय के हिसाब से, समय के सापेक्ष ये देखेंगे कि उस वस्तु की स्थिति चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है। कि अगर कोई वस्तु हमने कुछ सेकंड पहले देखा कि यहाँ पर है, फिर कुछ समय बाद देखा वो दोबारा यहीं पर है, फिर कुछ समय बाद देखा वो दोबारा यहीं पर है, फिर और समय गुजारते गए कि फिर भी वो वहीं पर है। मतलब समय के हिसाब से उसकी जो स्थिति है वो चेंज नहीं हो रही है, समय के हिसाब से उसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है। इसी के साथ साथ में एक पॉइंट और लेते हैं हम, संदर्भ पॉइंट, संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। अब संदर्भ बिंदु का कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें ये बताना हो कि कोई वस्तु चल रही है या नहीं चल रही, तो हमें कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई एक हमारे पास एक तो समय तो होना ही चाहिए, प्लस एक रेफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए। जैसे आपने कभी रेलगाड़ी में सफर किया होगा या बस में सफर किया होगा, जब रेलगाड़ी में हम आमने सामने वाली सीट पर बैठते हैं, हम तो रेलगाड़ी तो चल रही है गति की अवस्था में, लेकिन हम दोनों क्या है, जो आमने सामने जो व्यक्ति बैठे हुए वो एक दूसरे के विराम अवस्था में, हमें तो नहीं लग रहा कि वो चल रहा है। लेकिन अगर हमें कोई बाहर से देखे, रेलगाड़ी के बाहर से कोई व्यक्ति देखे, तो उसे लगेगा कि हम दोनों गति की अवस्था में, हम चल रहे हैं। क्या मतलब समझे? कि अगर हमारे आमने सामने दो व्यक्ति बैठे हम दो, तो हम दोनों को तो एक जैसा लगेगा कि हम दोनों रेस्ट में। अब यदि हमें कोई बाहर से व्यक्ति देखे जो रेलगाड़ी के बाहर, तो उसको क्या लगेगा कि भैया ये दोनों तो गति की अवस्था में ही चल रहे हैं, है ना, ये तो लगेगा। यानी अलग अलग नजरिए का हिसाब है कि मैं अगर देख रहा हूं सामने वाले को तो हम तो विराम अवस्था में, अगर हमें कोई बाहर से देख रहा है तो हम उसके हिसाब से गति अवस्था में। तो मतलब संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट भी होना चाहिए कि कहां से कोई व्यक्ति हमें देख रहा है। तो विराम अवस्था की जो डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी हमारी कि यदि कोई वस्तु, एक तो हम बात कर रहे थे विराम अवस्था की। तो विराम अवस्था क्या होती है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित ना हो, तो वस्तु ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में, विराम अवस्था में कहलाती है। वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाती है। क्या कह रहे थे कि यदि कोई वस्तु है, संदर्भ पॉइंट मतलब समझ में आ गया कि वही वाला सेम पॉइंट कि दो बंदे हैं ट्रेन में बैठे हुए हैं आमने सामने, तो हम एक दूसरे को देखेंगे तो हम रेस्ट में, वो भी मेरे सापेक्ष रेस्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में, मैं भी उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में। बट कोई अगर थर्ड पर्सन है जो आउट ऑफ द ट्रेन से देख रहा है हमें, तो उसके लिए हम मोशन में होंगे, उसके लिए हम गति में रहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी संदर्भ बिंदु, ये ध्यान रखने वाली बात है, संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। और दूसरा आता है गति अवस्था, गति अवस्था। अब गति अवस्था और विराम अवस्था में बस छोटा सा अंतर है। यहाँ हम कह रहे हैं कि भैया सापेक्ष किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित ना हो, और गति में क्या कहेंगे, गति अवस्था में
कि समय के हिसाब से जो उसकी स्थिति है, जो वस्तु की स्थिति है, वो परिवर्तित होती रहे, बिंदु के सापेक्ष भी हो और समय के साथ साथ वो परिवर्तित होती रहे कि कभी यहाँ मिल रहा है, कभी अलीगढ़, कभी मथुरा, कभी एटा, कभी आगरा, कभी दिल्ली। इस तरीके से समय के हिसाब से वो चलता रहेगा, अलग अलग घूमता रहेगा, तो उसकी जो स्थिति कहलाएगी वो गति अवस्था में कहलाएगा। तो क्या करेंगे परिभाषा करेंगे, सेम बिल्कुल इसी तरीके से कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती रहे तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। आगे मतलब समझ में कि विराम अवस्था में कब होगी और गति अवस्था में कब होगी। और ये दोनों जो है ना, विराम अवस्था और गति अवस्था, ये एक दूसरे के सापेक्ष है। ये नहीं है कि अगर कोई एक वस्तु गति अवस्था में कर रही हो किसी संदर्भ बिंदु के रेस्पेक्ट में, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे रेफरेंस पॉइंट, दूसरे संदर्भ बिंदु के रेस्पेक्ट में वो विराम अवस्था में हो सकता है कि एक की गति अवस्था में हो और दूसरे की विराम अवस्था में हो। दोबारा वही एग्जांपल लेंगे ट्रेन का, कि दो बंदे हैं, पहले आप इसे उतारो फिर करते हैं हम इसे। तो हम क्या कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि कोई एक ही वस्तु हमेशा विराम अवस्था में रहे। ये सारा डिपेंड करता है, सारा निर्भर करता है कि हम क्या रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। तो नोट डालेंगे इसी के जस्ट नीचे कि भैया विराम अवस्था तथा गति अवस्था सापेक्ष होती है। वही ट्रेन वाला एग्जांपल कि भैया ये ट्रेन है, एक ये सीट है और एक इसी सीट है, एक व्यक्ति ए यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति बी यहाँ बैठा है। ट्रेन है हमारी, हाँ मान के चलो ये ट्रेन ही है, ये इस साइड में जा रही है ट्रेन। अब दो सीटें हैं आमने सामने की, एक ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा और एक सी बंदा हुआ है जो बाहर है कहीं। अब ए बी को देखे या बी ए को देखे, ए या बी को देखे या बी ए को देखे। अब ये दोनों कहेंगे कि भैया हम दोनों तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे बैठे, तुम भी आराम से बैठो, मैं भी आराम से बैठा हूं, ये भी विराम में, मैं भी विराम में। तो यानी ए और बी कहेंगे हम दोनों तो आराम से एक दूसरे के सामने रेस्ट पे। लेकिन जो सी वाला बंदा होगा जो बाहर से देख रहा होगा, वो ये कहेगा कि नहीं, तुम दोनों भले ही ए और बी जो हो, तुम दोनों आपस में हो सकता है कि तुम रेस्ट में बैठे हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तुम रेस्ट में नहीं हो, मेरे अकॉर्डिंग तुम मोशन में हो, तुम ट्रेन में बैठ के चल रहे हो। क्या कहेगा कि मेरे अकॉर्डिंग तुम गति अवस्था में हो। ए और बी कहेंगे नहीं, हम दोनों तो आपस में रेस्ट में। लेकिन जो सी बंदा रहेगा वो कहेगा कि नहीं, तुम मेरे अकॉर्डिंग मोशन में हो। इसीलिए कह रहे हैं कि विराम अवस्था तथा गति अवस्था सापेक्ष होती है, मतलब रेस्पेक्ट में लेते हैं। इसको कहते हैं रेस्पेक्ट, इज्जत वाला रेस्पेक्ट नहीं, किसी से तुलना करना। कि गति अवस्था तथा विराम अवस्था एक दूसरे की तुलनीय होती है कि हो सकता है कि एक वस्तु गति में है, उसी समय पे किसी दूसरे संदर्भ बिंदु के अकॉर्डिंग वो वस्तु गति में ना हो सकता है कि वो विराम अवस्था में हो। ठीक है, यहाँ तक कोई पॉइंट अगर दिक्कत हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर बताएंगे, जहां मैं इस वीडियो को सेंड करूंगा, लिंक वगैरह शेयर करूंगा, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब इसके बाद चलते हैं, अभी छोटा मोटा इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, हल्की फुल्की डेफिनेशंस, फिर आएंगे असली फिजिक्स। तो यहाँ से चालू हुई है, अभी तक हमने पढ़ाई किया था परसेंटेज एरर, वो बेचारा गणित था। फिर हम विमान आए, क्या वो ABCD MLT वगैरह में -1 कभी -2 लगा रहे, कभी -3 लगा, उसमें खेलते रहे। असली जो चीज है फिजिक्स की वो तो यहाँ से चालू हुई, अब आएगा धीरे धीरे करके मजा। तो फिर सेकंड हेडिंग है, अब
पहले हेडिंग डाल लेना, फिर उसके बाद करते हैं। एक विमीय, ओ भाई विमीय, विमा का नाम दोबारा आ गया। एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति। वन डायमेंशनल, 1D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गतियां। और जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा कि एक विमीय मतलब कोई चीज है जो एक है, द्विविमीय में कोई चीज है जो दो है, त्रिविमीय में कोई चीज है जो तीन है। अब इस ब्रह्मांड में कहीं भी आप जाओगे, हमारे पास पोजीशन के लिए सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं निर्देशांक तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्योमेट्री में, एक एक्सिस पढ़ा होगा, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, और इसको कहते थे कि भैया ये मूल बिंदु है, ओरिजिन। लेकिन आपने पढ़ा अभी तक सिर्फ 2D वाला कि एक में लंबाई आ गई, एक में चौड़ाई आ गई। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि ये सारी चीजें होती हैं 3D, एक एक्सिस और होता है जेड। जैसे आप कोई भी कमरा लें, कमरा लेंगे कोई भी, तो उसमें क्या होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, हर तरीके से होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब कितनी दिशाएं होगी एक कमरे के पास, 3। अगर हम इस सिंपल इस बोर्ड को ले लें, इस बोर्ड के पास क्या है, सिर्फ इस बोर्ड की बात करेंगे और नहीं, इस बोर्ड के पास क्या है, एक लंबाई है और एक ऊंचाई है। अगर ऊंचाई है, अगर नीचे रख दें तो चौड़ाई हो जाएगी, एक लंबाई है और एक ऊंचाई है। मतलब बोर्ड को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ 2 दिशाओं की जरूरत पड़ी, एक लंबाई और एक ऊंचाई। किसी रूम को डिसाइड करने के लिए कितनी जरूरत पड़ी हमें, 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और अगर हम किसी एक सरल रेखा को बताएं, एक सरल रेखा, अब सरल रेखा को बताने के लिए सिर्फ हमें एक ही दिशा की आवश्यकता पड़ेगी कि जो भी हो, लंबाई हो या तो चौड़ाई होगी या फिर ऊंचाई होगी। अगर हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है तो लंबाई, इस तरीके से कर देंगे बोर्ड के सापेक्ष तो ऊंचाई हो गई। मतलब कहने का ये हो गया कि एक विमीय, द्विविमीय में हमारे पास 3 निर्देशांक तंत्र होते हैं, सॉरी एक निर्देशांक तंत्र में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो एक विमीय की जो डेफिनेशन बनाए हम, लेकिन डेफिनेशन तो बन जाएगी बड़ी आसान सी रहेगी। उससे पहले एक एग्जांपल समझो कि कोई चींटी है, एक हमने कपड़े टांगने वाली जो रस्सी होती है वो हमने बांध रखी है, और एक उसमें चींटी या चींटा चढ़ गया। अब उसके पास एक सिरे से चला कि कपड़ा की जो रस्सी है वो यहां से लेके यहां तक बंध रही है, इस बिंदु से इस बिंदु तक। अब कोई भैया इस पर चींटा चढ़ गया, अब चींटे के पास क्या डायरेक्शन रहेगी, या तो वो ऐसे जा सकता है या फिर दोबारा लौट के आ सकता है, यही तो रहेगा, या तो वो ऐसे जाएगा या मतलब रास्ता उसके पास एक ही रहा चलने के लिए। चींटे के पास, या चींटी ले लो या चींटा ले लो, उसके चलने के पास बेचारे के पास एक ही रास्ता रहा। तो ये तो होगी हमारी 1 डायमेंशनल कि अब बस एक ही दिशा बची उसके पास चलने के लिए। अब वही चींटी हमारे फर्श पे फैली हो, फर्श पे जैसे चींटे चलते हैं, नीचे फर्श होता है, फर्श में क्या होता है, एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। फर्श पे कोई चींटी चलेगी तो उसके पास क्या डायरेक्शन बन गई, अगर ये हम फर्श मान लें, एक चींटी यहाँ है तो वो कितनी दिशा में चल सकती है, या तो वो इधर चल सकती है या फिर इधर चल सकती है। अब उसके पास सिर्फ 2 दिशाएं बची। अब ये भी कहोगे तुम कि बीच वाली दिशा भैया ये भी चला लो, बीच वाली दिशा बेटा रहेगी ऐसे कि हम इसके तब करेंगे घटक, कंपोनेंट्स। तो वो कंपोनेंट वाले चीजें पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में, सदिश विश्लेषण में। अब त्रिविमीय चीज क्या रहेगी, त्रिविमीय में है कि कोई मच्छर है, मच्छर ले लो या चिड़िया ले लो, कोई मच्छर मान लो कि एक कमरे में उड़ रहा है, एक मच्छर कमरे में उड़ा, तो मच्छर के पास कितनी डायरेक्शन होगी उड़ने के लिए, तो भैया वो अगर ये वाला कमरा ले लें, एक तो वो इस तरीके से जा सकता है सामने की तरफ, एक इस तरीके से जा सकता है दूसरा,
और तीसरा क्या होगा, एक ऊपर की तरफ आ सकता है तीसरा। 3 डायरेक्शन होगी बेचारे के पास, तो मच्छर की गति क्या होगी 3 डायमेंशनल में। तो सारा का सारा जो डिपेंड कर रहा है वो हमारे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे। कि अगर सिर्फ एक ही दिशा में गति हो तो एक विमीय, 2 दिशा में कर सकता है तो 2 विमीय, अगर 3 दिशा में कर सकता है तो त्रिविमीय। तो पहले डेफिनेशन एक विमीय इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछी जाती है। एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन यदि परिभाषा, यदि वस्तु की स्थिति, वस्तु मतलब कोई भी चीटी हो, बॉल हो, मार्कर हो, मैं हूं, तुम हो, सारी चीजें वस्तु में डाल देते हैं। यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए अब हमारे पास तीन निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड। प्रदर्शित करने के लिए तीनों निर्देशांकों यानी एक्स वाई और जेड में से केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता हो तो वस्तु की गति को एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो एक्स वाई जेड थे भैया, एक एक्स लिया था, दूसरा वाई लिया था, तीसरा जेड लिया था। अब एक्स वाई जेड में से किसी बस एक की जरूरत पड़ जाए, या तो वो लंबाई हो या चौड़ाई या ऊंचाई। वही वाला एग्जाम्पल की चींटी जो है रस्सी पर चल रही है, उसके पास दूसरी डायरेक्शन है नहीं, क्योंकि चींटी उड़ तो सकती नहीं, वो चलेगी तो बेचारी उसी पे। एक ही डायरेक्शन है यानी 1 डायमेंशनल हो गई। ठीक, इसके एग्जाम्पल अगर लिखें और इसे अगर सरल भाषा में लिखना चाहते हो ना तो ये लिख सकते हैं कि या यदि कोई वस्तु केवल, और आसान भाषा में लिखें, केवल एक ही दिशा में गति कर सके तो वस्तु की गति को क्या कहेंगे, एक विमीय गति कहते हैं। यदि वस्तु केवल एक ही दिशा में गति कर पा रही है तो एक विमीय, 2 दिशा में गति कर पा रही है 2 विमीय, अगर 3 दिशा में गति कर पा रही है तो हमारी 3 विमीय। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल बताओ। एक तो ये ले लेंगे चींटी वाला, बहुत बढ़िया है। रस्सी पर चलती चींटी की गति, और बताओ, और ले लें रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी का पटरी पर चलना आदि। रेलगाड़ी का पटरी पर चलना, तो ताली फिर करेंगे हम, द्विविमीय गति करेंगे, फिर त्रिविमीय गति करेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं कि एक विमीय गति कब, जब वस्तु कोई जो 3 कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स वाई जेड, उनमें से किसी एक की जरूरत पड़े तो होगी एक विमीय। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि यदि वस्तु केवल एक ही दिशा में गति कर सके तो वस्तु की गति एक विमीय कहलाती है। एग्जाम्पल क्या होगा कि रस्सी पर चलती चींटी की गति, रेलगाड़ी का पटरी पर चलना आदि। उतार दिया। मैं तो देखो इसी में छोटा मोटा सा ऐड करूंगा, आप दोबारा लिखोगे इसे, मैं तो इसे यहीं मिटा के सेट कर लूंगा। सेकंड द्विविमीय
यानी 2 डायमेंशनल मोशन। तो अब क्या करेंगे, जब हम एक विमीय की गति बोल रहे थे तब बोला था कि तीनों निर्देशांक में से केवल एक की जरूरत पड़े। अब जब दो की बात करेंगे तो यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए तीनों निर्देशांकों में से केवल एक नहीं, हटा देंगे, में से 2 निर्देशांक की आवश्यकता हो तो वस्तु की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। या एक ये बड़ा सा लगा, यदि वस्तु केवल एक नहीं, अब हटा दो यहां से केवल, यदि वस्तु समतल के 2 दिशा में गति कर सके तो वस्तु की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, अब थोड़े से एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे बदल जाएंगे। अब एग्जाम्पल बताओ, जैसे चींटी का फर्श पर चलना। चींटी फर्श पे कहाँ चल सकती है, तो या लंबाई के अकॉर्डिंग चल लेगी या फिर चौड़ाई के अकॉर्डिंग चल लेगी, तो उसके पास भी 2 विमीय होगी। बताओ, अब जब 3 विमीय की बात करेंगे, पॉज करके कर लेना, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे स्पीड चलती है तो मैं पीछे रह जाता हूँ। 3 विमीय गति, तीसरा आया 3 विमीय, 3 डायमेंशनल। जब 1 डायमेंशनल की बात करी तो तीनों निर्देशांक में से 2 की आवश्यकता पड़े। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए तीनों निर्देशांकों की आवश्यकता हो तो वस्तु की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। यानी 3 डायमेंशनल मोशन, यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए तीनों निर्देशांकों की आवश्यकता हो तो वस्तु की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। यदि वस्तु, अब यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन बनाना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसकी सब बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए हम ये वाली नहीं बनाएंगे। यहाँ पर यही ज्यादा अच्छा है कि यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमें तीनों निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ रही है तो वस्तु की उस प्रकार की गति को कहते हैं त्रिविमीय गति। और जब वस्तु को सिर्फ एक ही दिशा की जरूरत पड़े, एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, एक या तो x होगा या y होगा या z होगा, तो वो गति होगी एक विमीय। द्विविमीय में बात करेंगे तो तीनों में से 2 की जरूरत पड़े, या तो xy या yz या फिर zx, तो वो द्विविमीय गति होगी। त्रिविमीय में क्या होगा, भैया तीनों की जरूरत चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए, z भी चाहिए, तब बनेगी वो त्रिविमीय गति। एग्जाम्पल वही आसान एग्जाम्पल ले रहे हैं, मच्छर का कमरे में उड़ना। और लेना है एक थोड़ा साइंटिफिक, बंद पात्र में गैसों के अणुओं की गति। मतलब कह रहे हैं, आदि लगा लो पीछे, मतलब कह रहे हैं कि यदि किसी गैस को एक बंद पात्र होता है, जैसे सिलेंडर, कनस्तर वगैरह ले लो या कोई ठोस गोला ले लो जो बंद कर सके, जिसमें से गैस बाहर ना आ सके, तो जो गैस के अणु होते हैं उनके पास पहले से ही कुछ हमारे रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं तथा जो बंद बर्तन है उसकी दीवारों से भी आपस में टकराते हैं। तो वो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी इधर, कभी लेफ्ट राइट, मतलब जो उनकी जहाँ मर्जी पड़ती है वो वहाँ जाते हैं। वो भी मतलब हम कह सकते हैं कि वो तीनों दिशाओं में गति करते हैं। पानी पी के आता हूं। अब चलते हैं इसके आगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि एक 1 डायमेंशनल मोशन कब होगी, 2 डायमेंशनल कब होगी, 3 डायमेंशनल कब होगी। जिसको पता चल गया हो तो वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, बोलना ओके सर या यस सर, कंफर्म कर दिया करो कम से कम कि पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब इसके बाद है राशियों के प्रकार। बहुत ही गलत दिखा दिया।
भौतिक राशियों के प्रकार। अब भौतिक राशियों के प्रकार तो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़े थे, जहां बोल रहे थे कि मूल राशियां, भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियां किसको कहते थे कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता न हो, मूल राशि कह रहे थे। और व्युत्पन्न राशि किसे कह रहे थे? व्युत्पन्न राशियां कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें अन्य भौतिक राशियों की भी आवश्यकता हो तो हम उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट जाएंगे। अब हम उस चीज से बहुत आगे आ चुके हैं, वो वाली कहानी पहले या दूसरे चैप्टर में चली गई। अब यहाँ पर जो भौतिक राशियों के प्रकार हैं वो है हमारे दो प्रकार के। पहला अदिश राशि। अदिश राशि इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक। और दूसरा है हमारे पास, एक है अदिश और एक है दूसरा सदिश। दूसरा सदिश राशि, इसको कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दो प्रकार की राशियां होगी, एक होगी अदिश और एक होगी सदिश। अब अदिश और सदिश राशियों में बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा, कि वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अब जैसे देखो कुछ राशियां ऐसी होती है, अब मैंने कहा कि ये वाला जो मेरा मार्कर है ये 100 ग्राम का, ठीक, तो 100 ग्राम में मुझे कुछ तो बताना नहीं पड़ा कि भैया 100 ग्राम है। जो 100 बोला, जो द्रव्यमान में मैंने 100 ग्राम बोला, अब ये 100 है, ये तो हो गया परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड। और जो ग्राम है, यानी वो बोल रहे थे ना आंतरिक मान, और ग्राम क्या होगा, वो उसकी मात्रा हो गया, यूनिट हो गई। तो जो 100 और जो नंबर्स यूज हो रहे हैं 100, 200, 5, 6, 10, 11, ये तो हो गया इसका परिमाण, और पीछे वाला मात्रक हो गया। ठीक। अगर ये मार्कर मैंने बोल दिया कि ये 100 ग्राम का, तो ये 100 ग्राम के रहेगा, इसमें भी मेरे को डायरेक्शन तो बतानी नहीं पड़ी। अब दूसरा ले लें उसका एग्जांपल बल का, कि मेरे से कहा जाए कि भैया ये जो तेरा बोर्ड है छोटा सा, इस पे तू 10 न्यूटन का बल लगा ले, 10 न्यूटन का बल लगा ले। अब बल, सबसे पहले जैसे बल लगाने की बात होगी तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, भैया मुझे थोड़ा ये तो बताओ कि बल मैं इस तरीके से लगाऊं या इधर से लगाऊं या इधर से या इधर से या इधर से या पीछे से, किस साइड से लगाऊं? फोर्स तो फोर्स है, यानी एक तो था द्रव्यमान, एक भौतिक राशि थी द्रव्यमान, जिसको व्यक्त करने के लिए हमें से परिमाण की जरूरत पड़ी, भैया ये 100 ग्राम का, किसी ने बता दी 100 ग्राम का तो 100 ग्राम का। लेकिन जैसे ही उसने बल की बात करी, 10 न्यूटन की बात करी, तो सबसे पहले दिमाग में यही आया कि भैया किस साइड में लगाऊं मैं बल। जैसे कोई दरवाजा है, अगर वो खुला हुआ है, आधा खुला हुआ है और आधा बंद है, कोई कह दे कि भैया इस पर थोड़ा सा हाथ मार दो, तो सबसे पहले क्या हाथ मारना होता है? हाथ मारना होता है या तो बंद कर जाना या खोल जाना। तो सबसे पहले क्या होगा कि खोलने के लिए हाथ लगाऊं या बंद करने के लिए हाथ लगाऊं, है ना? तो दोनों अलग अलग केस हो गए। यानी कुछ राशियां तो ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ रही है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की, कि 100 है, 200 है, 500 है, जो भी है उसकी जरूरत पड़ गई, वो तो हो गया उसका परिमाण, मतलब दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। और कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ रही है, उनको कह रहे हैं हम सदिश राशि। और जिसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है उसको कह रहे हैं हम अदिश राशि। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। क्या बोलेंगे? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है,
दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। अदिश राशियां, अदिश राशियां कहलाती हैं। सही है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, तो उन राशियों को हम कहेंगे अदिश राशि। एग्जाम्पल, द्रव्यमान, चाल, दूरी, लंबाई, बहुत सारे एग्जाम्पल है आदि मान लो। द्रव्यमान है, चाल है, दूरी है, लंबाई है आदि। तथा अदिश राशियों, अदिश राशियों, अदिश राशियां, अदिश राशियां, राशियों, अदिश राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा व भाग, अदिश राशियों का, गलत ही आ रहा था, फ्लो नहीं बन पा। अदिश राशियों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग साधारण बीजगणितीय नियम से होता है। कि जो हमारे सिंपल गुणा भाग और जोड़ घटाने होते हैं कि 2 + 3 = 5, 4 + 6 = 10, 5 - 3 = 2, 4 × 5 = 20। तो उसी नियम के हिसाब से जो बीजगणितीय योग है हमारे सिंपल वाला, जोड़ना घटाना गुणा भाग वाला, उन्हीं की तरीके से अदिश राशियां काम करती हैं। तो क्या डेफिनेशन है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता न हो, तो वो क्या कहलाएंगी अदिश राशियां। एग्जाम्पल हो गए हमारे द्रव्यमान, चाल, दूरी, लंबाई आदि। तथा अदिश राशियों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग साधारण बीजगणितीय नियम से होता है। उतारिए, गर्मी आज बहुत है, क्या हो रहा है, पड़ी रही है कि। अब सेकंड हेडिंग है अदिश राशि, सॉरी सदिश राशि। यहाँ हम थोड़ा सा बदलेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ भी हल्का सा जाएगा। सेकंड सदिश राशि का वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि सदिश राशि है। अब भैया इसमें परिमाण के साथ साथ हमें किसकी जरूरत पड़ जाएगी, दिशा की भी जरूरत पड़ जाएगी। कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। सदिश राशियां, इस वेक्टर क्वांटिटी राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल बताओ, बल, वेग, संवेग, बलागुण, आगे बहुत सारी आएंगी, अभी आदि कर ले रहे हैं, आगे बहुत सारी आएंगी। जैसे जैसे डेफिनेशन आती जाएंगी हम उसी हिसाब से उनमें 3-4 चीजें जरूर निकालते जाएंगे। एक तो मात्रक, विमा और राशि। जैसे जैसे डेफिनेशन आएगी उसी हिसाब से मात्रक, विमा, राशि ये तो निकलना तय है ही। तथा सदिश राशियां, सदिश राशियों का जोड़ व घटाना साधारण बीजगणितीय नियम से संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसके लिए सदिश विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो हमारी अदिश राशियां हैं उनको तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हम सिंपली कर सकते हैं, लेकिन जो
सदिश राशि है, इनको जोड़ना घटाना सिंपल बीजगणितीय नियम से नहीं हो सकते, जो हमारे सिंपल मैथमेटिक्स होता है उससे नहीं होता। इसके लिए हमें सदिश विश्लेषण अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा। जस्ट इसी के बाद एक पूरा चैप्टर है वेक्टर का। अच्छा खासा उतारिए। अब इसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे दूरी तथा विस्थापन, चाल तथा वेग के स्थिति, समय ग्राफ बनाएंगे, वेग समय ग्राफ बनाएंगे, त्वरण पढ़ेंगे, हम बल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर उसके बाद कल के वीडियो में दोबारा मिलते हैं आपसे।